नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। 25 मई को पीएम मोदी ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। देहरादून से नई दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने पर पीएम का जताया आभार। तो वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया। उत्तराखंड को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। 25 मई को प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। इसको लेकर उत्साह और इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को देंगे, जिसको लेकर उत्साह है उत्तराखंड को, क्योंकि ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है वंदे भारत ट्रेन की, जिसको लेकर उत्तराखंड वासी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो देहरादून से नई दिल्ली के बीच चलेगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यात्रियों को बड़ी सुविधा इसी के माध्यम से मिलेगी, वंदे भारत के माध्यम से। और 25 मई को प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर विधानसभा स्पीकर के फैसले को सही ठहराया है। स्पीकर ने विधानसभा के 228 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया था। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी हाईकोर्ट से हार चुके हैं लड़ाई। तो एक बार फिर से सही ठहराया गया है। स्पीकर ने विधानसभा के 228 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया था। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी हाईकोर्ट से हार चुके हैं लड़ाई। जहां हाईकोर्ट में गलत तरीके से नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को झटका, तो हाईकोर्ट से हारने के बाद विधानसभा से बर्खास्त 72 कर्मचारी गए थे सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के फैसले को सही ठहराया है। बर्खास्त कर्मचारी भूमिका पंत ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जहां विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, उस स्पीकर के फैसले को सही ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिर्फ 1.5 मिनट में ही एसएलपी को खारिज कर दिया, यानी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। बता दें कि विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल याचिका दायर की थी, जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। और आपको बता दें कि विधानसभा में 228 कर्मचारियों के तदर्थ नियुक्ति पर विधानसभा अध्यक्ष ने जांच कर इन सभी 228 कर्मचारियों की सेवाएं बर्खास्त करने के आदेश दिए थे, जिसे हाईकोर्ट में कर्मचारियों द्वारा चुनौती दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया। बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुग्रह याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद बर्खास्त कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। नैनीताल राजभवन में गवर्नर कप गोल्फ प्रतियोगिता शुरू हो गई है और सूबे के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने टी ऑफ किया है, जिसके बाद देश भर के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है। 4 कैटेगरी में खेली जा रही प्रतियोगिता में 3 दिनों तक ऐसे ही देश भर के 125 गोल्फ खिलाड़ी प्रकृति के बीच खेल खेलेंगे, जिसके बाद राज्यपाल विजेताओं को पुरस्कार वितरण करेंगे। हालांकि नैनीताल राजभवन बच्चों और महिलाओं के साथ पर्यटकों को भी इस गोल्फ से जोड़ रहा है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं पर भी फोकस कर रहा है। आज इस क्षण की बात करेंगे तो आज के दिन में 7 लाख जो श्रद्धालु यात्री हैं वो 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। मुझको लगता है कि इस साल कम से कम 60-70 लाख श्रद्धालु यात्री 4 धाम की यात्रा करेंगे। कि जो आदि कैलाश है, जो पिथौरागढ़, चंपावत, जो मुंशियारी, ये जो इलाके हैं अपने आप में इतने सुंदर हैं और उसके अंदर में जो टूरिस्ट का फ्लो है वो बढ़ता जा रहा है। सच कहूं, आत्मा की बात, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में पूरी मानवता 7.9 बिलियन जो लोग हैं वो आना चाहते हैं उत्तराखंड में, आकर देखना चाहते हैं कि वो डिविनिटी क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है। जैसे आपने बताया ना कि ये मैदान जो है इसकी तो खूबसूरती खैर अलग लेवल पे है, लेकिन मैं बीइंग विद द आर्मी तो कम से कम 20-25 कोर्सेज में खेल चुका हूँ, लेकिन जो इस कोर्स का आनंद है
वो अपना अलग है, क्योंकि एक तो नेचुरल टेरेन है यहाँ पर। अगर आप देखा होगा जो बनावट ज़मीन की है उसी के हिसाब से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। कहीं पर आपको सीधे जाना है, कहीं पर पहाड़ी के ऊपर से मारना है शॉट को, तो काफ़ी चैलेंजिंग है। और इसमें तो मतलब मैं तो बोलता हूँ फिजिकल एक्सरसाइज के साथ मेडिटेशन जो होता है उसका तो कोई मैच ही नहीं है, पार एक्सलेंस। मतलब इसके लिए गवर्नर हाउस के जो लोकेशन है गवर्नर्स का के लिए इस मैदान का, इसके बारे में कोई शब्द ही नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत अपने अलग अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हरदा अक्सर उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज, फल आदि से लेकर संस्कृति की पैरवी भी करते देखे जाते हैं। इस बार हरीश रावत ने अपने गांव मोहनरी में काफल पार्टी दी। इतना ही नहीं, हारदा ने बाजार में काफल भी बेचे। खास बात यह रही कि इस पार्टी में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक 2 क्विंटल काफल लेकर पहुंचे थे। वहीं लोगों ने काफल समेत पारंपरिक पहाड़ी उत्पादों का जमकर स्वाद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में पेज रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया है। यह मोबाइल ऐप लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय में भी चित्र सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। शिकायतकर्ता द्वारा सड़क पर गड्ढे से संबंधित जो शिकायत की जाएगी उसका समाधान 1 सप्ताह के अंदर ठीक कराया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। सीएम ने कहा कि इस ऐप के जरिए सड़कों को पूर्णतः गड्ढा मुक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार की इस पहल पर चुटकी ली है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि अभी तक सड़कें गड्ढा मुक्त युक्त थी और सरकार की अच्छी कोशिश है कि अब गड्ढा मुक्त होंगी। लेकिन क्या कभी मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन में आई शिकायतों का भी संज्ञान लिया है? यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार जो जन समस्याएं होती हैं उनके निराकरण के लिए अलग अलग प्रकार के हम जो हैं उसके लिए उपाय ढूंढते जा रहे हैं। और एक आज जो सरकार के द्वारा ऐप लॉन्च की गई है, निश्चित रूप से ये ऐप जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, चाहे कहीं भी हो, जहाँ पर किसी भी सामान्य व्यक्ति को भी कहीं पर वो किसी सड़क पर गड्ढा उनको दिखाई देता है, उस गड्ढे की वो फ़ोटो खींच करके उसको वीडियो बना करके इस ऐप पर अगर वो अपलोड कर देंगे, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से एक जो विकसित की गई ऐप निश्चित रूप से सरकार के सामने जो गड्ढों की जो बात आती है सड़कों की, उसका निराकरण जल्दी होने वाला है। और आगे इससे जो शिकायतें होंगी सभी का समस्या का भी निराकरण। धामी से कहना चाहती हूँ, पीडब्ल्यूडी विभाग पूरा ही जनता को सौंप दीजिए ना। अगर जनता ने पीडब्ल्यूडी विभाग चलाना है तो वोट भी जनता से चाहिए, फिर गड्ढे भी जनता ही बताए आपको कहाँ है। आपके अधिकारी कर्मचारी क्या कुर्सियां गर्म करने के लिए रखे गए हैं? क्या सिर्फ मोटी रकम या मोटी तनख्वाह पाने के लिए रखे गए हैं? उनका क्या काम होगा ये बताइए जरा। और ये काम आपका था कि जनता को आप एक सुलभ और सुगम सरकार दें और आप ड्रोन कैमरा के जरिए चिन्हित कर सकते हैं गड्ढे कहाँ कहाँ हैं। कई तरीके की टेक्निक्स हैं जिससे कि गड्ढों को चिन्हित किया जा सकता है। और कितने लोग इस प्रदेश के अंदर टेक सेवी हैं, कितने लोगों को सोशल मीडिया चलाना आता है। 1.25 करोड़ की हमारी आबादी है, मात्र 25 लाख लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। कैसे और कितनी तादाद में लोग फोटोज खींच पाएंगे और आपके ऐप पर अपलोड कर पाएंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसके अलावा भी जितने ऐप आपने लॉन्च किए थे, एक सीएम हेल्पलाइन भी है सुना है इस प्रदेश में, जिसमें हजारों की तादाद में समस्याएं लंबित। कालाढूंगी नगर पंचायत का दायरा बढ़ाने को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। नगर पंचायत कालाढूंगी का दायरा बढ़ने पर बंदोबस्ती और छोटी हल्द्वानी गांव को अब निकाय में शामिल किया जाएगा। मामला 2 नए गांव से जुड़ा है, जिसके शामिल होते ही निकाय और उसकी राजनीति का दृष्टिकोण बदलना तय है। इसी संबंध में कालाढूंगी बीजेपी कार्यकर्ता और नगर पंचायत पदाधिकारियों ने कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत से मिलकर नगर पंचायत कालाढूंगी के विस्तारीकरण पर उनका आभार व्यक्त किया है। ये नगर पंचायत के हमारे जितने भी जनता है, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, सबकी ये मंशा थी कि कालाढूंगी का क्षेत्र ज़रा बड़ा किया जाए। बहुत छोटा क्षेत्र हो गया, तो उससे लोगों को सुविधा भी मिलेंगी। जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें शामिल होंगे, उसमें सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट और सफाई की सब सुविधा मिलेंगी। तो इसको देखते हुए हमने फिर उसका प्रस्ताव किया था। और आज बड़ी खुशी की बात है कि कल के कैबिनेट में पुष्कर धामी जी की अध्यक्षता में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुई है, उसमें वो प्रस्ताव पास हो गया है। तो उसके कारण आज एक
अच्छा वातावरण कालाढूंगी में हुआ है। हमारे ग्राम सभा जो छोटी हल्द्वानी है, कालाढूंगी बंदोबस्ती के समस्त ग्रामीण और हमारा शिष्टमंडल जो है विधायक जी के पास मुलाकात करने गया था। बहुत लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मांग थी, जैसा कि उनके वहाँ विकास अवरुद्ध हुआ था और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सड़कें बिल्कुल अभाव सड़कों का और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ नालियाँ उनके वहाँ नहीं होती हैं और काफ़ी समस्या है उन लोगों को, सफाई की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं रहती है। तो उसी क्षेत्र में हमारे विधायक जी से लगातार ग्रामवासियों ने एक मांग रखी थी कि हम लोगों को जो है शहर में शामिल करें और वही आज हमारे विधायक जी के अथक प्रयासों से ऐसा हुआ है कि कैबिनेट की मोहर इसमें लग गई है और जो है कल हमारा छोटे हल्द्वानी क्षेत्र कालाढूंगी बंदोबस्ती के जो भी हमारे क्षेत्र हैं उन सबको जो है नगर पंचायत में ले लिया गया है और अब ये जल्दी ही उन क्षेत्रों में विकास संभव होगा। ने कालाढूंगी माननीय विधायक बंशीधर भगत जी से उनके निवास स्थान पर जाकर उनको बधाई दी और उनका धन्यवाद हमने कालाढूंगी क्षेत्र की जनता ने करा। साथ में जो कालाढूंगी छोटी हल्द्वानी एवं छोरा जाली के जो 2 गांव नगर पंचायत में कालाढूंगी में विस्तारीकरण करे हैं उनको नगर पंचायत की मूलभूत सुविधाएं इस क्षेत्र में बढ़ जाने से उनको मिलेंगी और इसी हर्ष के साथ आज हम कालाढूंगी विधायक जी के निवास स्थान पर गए और समस्त क्षेत्र कालाढूंगी क्षेत्र जनता में इस विषय को लेकर काफी हर्षोल्लास है। कालाढूंगी सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई से खुल रहे हैं। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए जहां एक ओर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी पूरी सक्रियता दिखाई जा रही है। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा है कि यात्रा के दौरान यातायात नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य चीजों पर भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान धार्मिक भावना का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें कि तीर्थ यात्रा के दौरान कई बार दोपहिया वाहनों पर 3-3 सवारियां बिठाकर लोग ले जाते हैं। इसके अलावा अन्य वाहनों में भी यातायात के नियमों की अनदेखी की जाती है। हेमकुंड के तरफ भी हमारे तरफ से जो पुलिस व्यवस्था बनना है वो सारा तैयार हो गया है। एसपी और डीएम ने भी विजिट भी कर लिया जहाँ तक पॉसिबिलिटी है और चौकी खुलेगा और फोर्स भी लगे जाएगी। और चिंता यात्रियों से हमारा निवेदन ये रहता है कि हेमकुंड को जो हमारे अगल बगल के राज्यों से जो यात्री आते हैं, कई बार पहले ये देखा गया है कि वो अपने गाड़ी जो आते हैं उस पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कुछ उल्लंघन होता है, तो उसको हमने प्रचार प्रसार करके हमारा रिक्वेस्ट ये रहता है कि 3 लोग एक 2 व्हीलर में नहीं आए और जो गाड़ियों में कुछ व्यवस्था कानून के खिलाफ कानून को उल्लंघन करते हुए कुछ तैयारी कर लेते हैं जो वो वाला भी ना करें। अपने डिस्ट्रिक्ट एसपी को भी एक निर्देश दिए हुए हैं कि ये मोटर व्हीकल अधिनियम को अच्छे से पालन। उधम सिंह नगर में एसओजी की टीम ने 50 लाख से अधिक की कीमत के मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल खोने के साथ ही चोरी हुए थे। एसएसपी ने बरामद हुए मोबाइल उनके स्वामियों को सौंपकर उनके चेहरों पर मुस्कान लौटाई है। शुक्रवार को पुलिस कार्यालय में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बरामद मोबाइल लोगों को सौंपे हैं। एसएसपी ने बताया कि जिले में बड़े पैमाने पर मोबाइल खोने और गुम होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर एसओजी को मोबाइल बरामद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एसओजी निरीक्षक विजेंद्र शाह और उनकी टीम ने उधम सिंह नगर, बरेली, रामपुर, पीलीभीत समेत अन्य जिलों से 202 मोबाइल खोज निकाले हैं, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। आज एसओजी की टीम द्वारा विगत 3-4 माह से जितने भी एप्लीकेशन आए थे उनमें से मैक्सिमम फोन्स को ट्रेस किया गया है। तो आज जो है इस कार्यक्रम में हमने 202 मोबाइल फोन्स, सारे स्मार्टफोन्स है, लगभग मतलब इसमें आईफोन्स भी है, सैमसंग भी है, सब कुछ है। कुल मिला के अंदाज़ा 35 लाख के कीमत का स्मार्टफोन्स को 202 स्मार्टफोन्स को रिकवर करके उनके ओनर्स को वापस दे रहे। इसके अलावा हमने 100 के भी अधिक फोन्स को थाने में जाके लौटा दिया गया है। जो थाने से एप्लीकेशन देते हैं उनको थाने में ही लौटाया गया। हल्द्वानी एंटी ह्यूमन सेल के द्वारा बंगाल से भगाकर लाई गई एक नाबालिग युवती को अनैतिक देह व्यापार के धंधे में धकेलने के आरोप और हल्द्वानी शहर में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 3 पुरुष को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी विभिन्न स्थानों के रहने वाले हैं और पिछले कई दिनों से सेक्स रैकेट चलाने का कार्य कर रहे थे।
तारीख को वेस्ट बंगाल से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग जो बच्ची है उसको एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन की ओर लेके जा रहा है। इस सूचना पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा काम किया गया, उस बच्ची को रेस्क्यू किया गया। ये जो व्यक्ति था वो फरार हो गया। इसके बाद जो उसका हाउस था उसमें जाकर के पुलिस द्वारा जो तलाश करने की कोशिश की गई तो उसमें इनके द्वारा कांस्टेबल से मारपीट की गई। इसमें मुकदमा कायम करके 3 लोगों की पुलिस द्वारा अरेस्टिंग की गई। इस पर लगातार पुलिस काम कर रही थी। इसमें तानिया का नाम सामने आया था कि ये नेटवर्क ऑपरेट करती है और इसके द्वारा यहाँ पे लगातार ऐसी गतिविधियाँ की जा रही हैं। पुलिस द्वारा इसका पूरा आपका नेटवर्क तलाशा गया। उसके बाद इसमें 3 महिलाओं और 3 पुरुष। देहरादून से अब खबर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक, प्रदेश पदाधिकारियों की पहली बैठक हो रही है। बड़ी अपडेट ये आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक हो रही है। प्रदेश पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये बैठक है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश पदाधिकारी और लोकसभा के 4 सांसद मौजूद हैं। सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा भी बैठक में मौजूद है। 2 दिन तक चलेगी बीजेपी कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक, जहां महाजनसंपर्क अभियान को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी होगी चर्चा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, महत्वपूर्ण ये बैठक और 2 दिन तक कार्य समिति की ये बैठक चलने वाली है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी चर्चा हो रही है। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी ये गहन चर्चा। तो 2 दिन की ये बैठक, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की ये पहली बैठक है। पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है और इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। स्मार्ट सिटी के कार्य बीते कई महीनों से राजधानी देहरादून में चल रहे हैं, लेकिन खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के बजट में कटौती की है, जिसको लेकर स्मार्ट सिटी के काम फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर राजधानी दून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बजट में जो कटौती की है वह राज्य सरकार वहन करेगी और स्मार्ट सिटी के जो भी कार्य शहर भर में चल रहे हैं उनको समय से पूरा भी किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहे हैं वो पूरे होंगे। उसमें जो केंद्र सरकार ने जो हमारी बजट में कटौती करी है उसकी राज्य सरकार उसकी भरपाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो केंद्र से जो पैसा कम मिलेगा उसको हम राज्य सरकार के द्वारा उसमें लगाएंगे। स्मार्ट सिटी के काम हमारे इसमें थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जो है स्मार्ट सिटी के काम भी पूरे हो रहे हैं और जो स्मार्ट सिटी की जो कल्पना थी वो भी धीरे धीरे साकार। कल ही मैंने एक स्मार्ट सिटी के जितने हमारे अधिकारी हैं, जितने हमारे विभाग इसमें काम कर रहे हैं, उन सबको मैंने नगर निगम में बुलाकर उनको एक डेडलाइन दी है कि बरसात से पहले पहले ये नाले और ये खुदाई के काम है ये कंप्लीट हो। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को 20 साल बाद भवन भूमि हस्तांतरण हो गई है। बता दें कि टिहरी बांध निर्माण के कारण नया टिहरी नगर बसाया गया था, लेकिन महाविद्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के भवन पर चल रहा था। काफी मशक्कत के बाद अब राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को भवन एवं भूमि हस्तांतरण हो चुकी है, जिसमें अब उक्त पीजी कॉलेज में कई कक्षाएं चलेंगी। से 2003 में ये अस्तित्व में आया था और 3 से लगातार इस कॉलेज में जनप्रतिनिधि, छात्र संघ, स्थानीय जनता, हमारे जो वकील हैं, हमारे जो पत्रकार हैं, इसकी मांग, इसके भूमि भवन के स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। लेकिन लगभग 2 दशक बाद कल उस अच्छा दिन था, कल एक स्वर्णिम अवसर मिला जो हमारे कॉलेज को ये भूमि भवन हस्तांतरित हो गया। इसके लिए हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार गदगद है और हम सारे जितने भी संगठन हैं, माननीय विधायक, बिना विधायक के प्रयास से कुछ नहीं हो सकता था। माननीय विधायक जी को, सौरभ बहुगुणा जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं महाविद्यालय परिवार। रुड़की में शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग ने अवैध यूनिपोल के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत रुड़की से लेकर पोहाना और भगवानपुर के बीच रोड किनारे अवैध तरीके से लगाए गए सभी यूनिपोल लोक निर्माण विभाग की टीम के द्वारा हटाए गए। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने अवैध यूनिपोल हटाने तक अभियान को जारी रखने की बात कही है। और कुछ लोगों ने
रोड के किनारे हमारी ROW में अवैध रूप से यूनिकोड और होर्डिंग लगाए हुए हैं, जिनका संज्ञान लेके प्रमुख अभियंता महोदय PWD के द्वारा आदेश निर्गत किए गए हैं कि ये सारे अवैध यूनिकोड हटाए जाने हैं। हाँ, बिल्कुल नोटिस दिया गया है, नोटिस दिए गए हैं और हमारे द्वारा समाचार पत्रों में, स्थानीय समाचार पत्र और जो राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं उसमें सूचना प्रकाशित करी गई है इनको हटाने के लिए कि विभाग द्वारा इनको जब्त कर लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अगर ये तो जब तक नहीं हटते हैं तब तक चलेगा। पिछले साल भी हमने हटा। उत्तराखंड को G20 की बैठक की मेजबानी करने का मौका इस बार मिला है और एक बैठक रामनगर में हो चुकी है। वहीं दूसरी बैठक अब नरेंद्र नगर में होनी है, जिसकी तैयारी को लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि एक अच्छा संदेश देश विदेश में जाए, इसके लिए स्वच्छता अभियान भी हमारे द्वारा चलाया जा रहा है और सरकार भी अपने स्तर से पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार जो है G20 को लेकर और जो हमारे पूरे हर देशों से जो है प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं, पूरे विश्व भर के प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए पूरी सरकार तैयार है। और हम चाहते हैं कि हमारी देवभूमि में जो भी आए, क्योंकि ये देवभूमि है, बाबा केदार की भूमि है, यहाँ आकर जो है उन्हें आत्मता शांति जो मिलेगी। और हमारा प्रयास है कि जो भी अतिथि यहाँ आए उसका पूरा सम्मान भी होना चाहिए और उन्हें लगना चाहिए कि ये देवभूमि। केदारनाथ धाम की भव्यता को बढ़ाने के लिए केदारनाथ मंदिर परिसर से 300 मीटर की दूरी पर 5 टन की भगवान शिव की अति प्रिय ओम चिन्ह की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। इसका पहला ट्रायल हो गया है और दूसरा ट्रायल 1-2 दिन में होगा, जिसके बाद 8 से 10 दिन में यह स्थापित किया जाएगा। केदारनाथ धाम की भव्यता बढ़ाने के लिए केदारनाथ मंदिर के ठीक आगे बनाए गए चबूतरे में भगवान शिव के अति प्रिय ओम चिन्ह की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। इस प्रतिमा का वजन 5 टन है और गुजरात के आर्टिस्टों की ओर से इसको तैयार किया गया है। केदारनाथ में इसका पहला ट्रायल हो गया है और दूसरे ट्रायल की तैयारी की जा रही है। दूसरा ट्रायल होते ही इसको स्थापित किया जाएगा। इस ओम की प्रतिमा को पूरी तरीके से लाइटों से भी सजाया जाएगा। लाइटों से सजने के बाद यह रात के समय बेहद आकर्षित होगा। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्हीं में से एक यह भी है। इसके लग जाने से धाम की भव्यता बढ़ेगी और यह यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और मौसम खुलने के बाद वहाँ पे जो हमारे कार्य पिछले साल अधूरे रह गए थे मौसम के बर्फबारी के समय, उनको इस महीने और अगले महीने तक पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के क्रम में जो हमारा मेन सेंट्रल एक्सेस है, गोल्ड प्लाजा है, वहाँ पर ओम की प्रतिमा एक वहाँ पे लगाई गई है जो काफ़ी भव्य भी है और वहाँ पर यात्रियों के लिए भी काफ़ी एक आकर्षक है। इसके साथ ही वहाँ से केदारनाथ धाम के मंदिर के एक सीधे दर्शन भी वहाँ से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को हो सकते हैं। तो ऐसे और भी अन्य प्रोजेक्ट्स भी हमारे अभी केदारनाथ में गतिमान है जो आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में पूर्ण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के विभिन्न आयामों पर रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से अल्मोड़ा जिले के छात्रों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने जिले भर में आए छात्रों की प्रदर्शनी को देखा, जिसमें यूकोस्ट के वैज्ञानिकों के द्वारा साइंस की नई तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। अल्मोड़ा के हर इंटर कॉलेज से एक बालक और एक बालिका को बुलाया है, साथ में एक टीचर को बुलाया है। इसका मेन एम ये है कि जो भी हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, ड्रोन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, इनके बारे में आप उन्हें सेंसिटाइज करा सकें। इसमें यूकॉस्ट के माध्यम से हमारे यहाँ काफ़ी स्पीकर्स आ रखे हैं जो आज अपने लेक्चर्स यहाँ देंगे, साथ साथ वो एप्लीकेशन बेस्ड और हैंड्स ऑन भी बच्चों को कराएंगे। मेन एम इसमें यह है कि जैसे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, जो संविधान में भी है, कि एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। वो साइंटिफिक टेम्पर जब हम डेवलप करते हैं बच्चों को, तो एक साइंटिफिक माइंडसेट उनका जब डेवलप होता है तो वो हमारी नई टेक्नोलॉजीज़ को अच्छे से अडॉप्ट।
देहरादून में एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। यहां बस ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। वहीं ये पूरा हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। महिला निजी कॉलेज में शिक्षिका थी। सीसीटीवी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला एक बैंड से निकलती है और रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है। इसी दौरान हाईवे पर चल रही बस की चपेट में महिला की स्कूटी आ गई, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। वहीं घटना सीसीटीवी के सामने आई है। शिक्षिका के परिजनों द्वारा अब तक किसी भी तरह की कोई तहरीर नहीं दी गई है। अजबरपुर निवासी 29 वर्षीय प्रीति निजी विश्वविद्यालय में नर्सिंग की ये शिक्षिका थी। बुधवार को ही प्रीति की सगाई हुई थी। प्रतिदिन की तरह गुरुवार को भी सुबह घर से अपनी स्कूटी से कॉलेज के लिए वो निकली थी। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने अमृत महोत्सव 2023 का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित बुजुर्ग सम्मान समारोह में 70 साल से अधिक करीब 300 लोगों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी बुजुर्गों द्वारा मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा किए गए सम्मान कार्यक्रम की सराहना की गई। हमारे सम्मानित हमारे 70 वर्ष से बड़े बुजुर्ग हमारे व्यक्ति हैं, मसूरी के नागरिक हैं, उनका हम सम्मान करना चाहते हैं, उनके अनुभवों से सीखना चाहते हैं, उनका प्यार आशीर्वाद चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। और इस संदर्भ में आज एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 600 से अधिक बुजुर्गों की एक सूची बनाई गई प्रथम चरण में। दूसरे चरण में हम मोहल्ले मोहल्ले जाकर बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, उनके जीवन आधार पर अपने आगे का जीवन निर्धारित करेंगे। जो अगर उनसे कभी कोई गलती हुई है उससे सीख लेना चाहेंगे, और जो उन्होंने अपनी शख्सियत से सफलता प्राप्त की है उस सफलता से और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।